नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बेशक करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। वे भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 11 बजे भारत से रवाना हुए और सुबह 3:30 बजे अमेरिका उतरे। इस बीच वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। नई आबकारी नीति को लागू करने में हो रही देरी के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 477 दुकानों पर शराब नहीं बिक सकेगी। इस कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 तक दिल्ली में शराब की किल्लत होने वाली है। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें भविष्य में पासपोर्ट पैन कार्ड बनवाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। राशन उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की दुकान से आने वाले दिनों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिजली, पानी, गैस सहित अन्य यूटिलिटी बिल भी जमा कर पाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में दोहरे मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां कजाकिस्तान की महिला और उसके बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस को दोनों मृतकों की लाश बेड पर खून से लथपथ पड़ी। और ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन द्वारा भारत में लीगल फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाने का भंडाफोड़ करने वाली कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि भारत में इतनी बड़ी लीगल फीस संभव नहीं। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। वे भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे भारत से रवाना हुए और इस बीच सुबह 3:30 बजे अमेरिका उतरे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वॉशिंगटन में गर्मजोशी के लिए स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत है। यह काबिले तारीफ है कि कैसे हमारे प्रवासियों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। गुरुवार तड़के वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी पहुंचे। इसके अलावा अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिद्धू भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और कार्ड देशों के नेताओं से बैठक भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने लिखा है कि जब आपकी फ्लाइट लंबी दूरी तय कर रही हो तो आप उस समय का इस्तेमाल अपने कागजी काम को पूरा करने के लिए करते हैं। ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकांश लोगों ने इस सलाह को अपने जीवन में लागू करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम है, बिकॉज अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुनने के बाद यह पहली बार हुआ है जब बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। नई आबकारी नीति को लागू करने में हो रही देरी के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 477 दुकानों पर शराब नहीं बिक सकेंगी। इस कारण से दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 तक दिल्ली में शराब की किल्लत होने वाली है। शराब के शौकीनों को शराब पीने में ना हो रही परेशानी के इसके लिए एक्साइज विभाग ने मौजूदा सभी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों से शराब और बियर के स्कॉच का ब्यौरा मांगा है। दूसरी तरफ नई आबकारी नीति को लागू करने में हो रही देरी के कारण शराब की होने वाली किल्लतों पर शराब की कालाबाजारी करने वालों का भी नजर है और इस दौरान शराब माफिया शराब की जमाखोरी कर शराब की कमी का फायदा उठाकर मोटी कमाई करने की फिराक में है। नई आबकारी नीति को प्रक्रिया में लागू लाने तक दिल्ली में 1 अक्टूबर से शराब की दुकानों पर शराब की किल्लत न होने के लिए इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने बैकअप प्लान कर लिया है और दिल्ली में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 372 शराब की दुकानों पर भी शराब बेचने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अक्टूबर से 260 प्राइवेट शराबों की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में अब शराब की 839 दुकानें 17 नवंबर से अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगी। एक्साइज विभाग ने 1 अक्टूबर से 65 दिनों के लिए प्लान तैयार कर दिया है, लेकिन एक कवायद का असर कितना होगा इसका असर आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। तो दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें भविष्य में पासपोर्ट पैन कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राशन उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की दुकान से आने वाले दिनों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिजली, पानी, गैस सहित अन्य यूटिलिटी बिल भी जमा कर पाएंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन की दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए CSSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बता दें कि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 5 किलो अनाज उपलब्ध कराता है। इस कानून के तहत देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलता है, जिसमें दिल्ली में 72 लाख राशन उपभोक्ता है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार लोगों को सीधा सहायता देना चाहती है।
केंद्र सरकार आम लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाली खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने CSSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड यानी CSSC के साथ समझौता कर लिया है। तो राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में दोहरे मर्डर के वजह से सनसनी फैल गई है। यहां कर्जाकिस्तान की महिला और उसके बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली पुलिस को दोनों मृतकों की लाश बेड पर खून से लथपथ मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की पहचान मिस्कल जुम्बे और बेटे की पहचान मानस के तौर पर की है। इस मृतक महिला और उसके बेटे की खून से लथपथ लाश घर में डबल बेड पर पड़ी हुई थी। इन दोनों के शरीर पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक जिस घर में लाश मिली है वो मृतक की एक मित्र का ही है और पुलिस अब उनसे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या से एक दिन पहले ही पति से झगड़े के बाद वो महिला अपने दोस्त के घर रहने आई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतक महिला मिस्कल GK2 में अपने पति विनय के साथ रहती थी। सोमवार रात मिस्कल का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और झगड़े के बाद महिला का पति विनय अपने एक दोस्त वाहिद के साथ मिलकर वहां चला गया, जिसके बाद महिला ने अपनी उज्बेकिस्तान की महिला दोस्त मतलुबा मत्सोमनोव को अपने घर में बुलाया। मतलुबा अपने एक तीसरे दोस्त अवनिश के साथ आई और मिस्कल और उसके बेटे को अपने साथ ले गई। लेकिन मंगलवार की सुबह महिला और उसका बच्चा अपनी इसी दोस्त मतलुबा के कालकाजी स्थित घर पर मृत पाए गए। दोनों के शरीर पर चाकुओं से घाव देखे जा सकते हैं। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में महिला के दोस्तों यानी मतलुबा और अवनिश पर खास शक है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। तो ई-कॉमर्स कंपनी Amazon द्वारा भारत में लीगल फीस के नाम पर 8,586 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाने का भंडाफोड़ होने के बाद कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि भारत में इतनी बड़ी लीगल फीस असंभव है। संभवतः इस राशि का इस्तेमाल घूस देने, मनी लॉन्ड्रिंग में या टैक्स चोरी के लिए किया गया है। छोटे कारोबारियों के संगठन कैट ने यह भी कहा कि Amazon ने ई-कॉमर्स के नियम बदलवाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल रिश्वत में दिया है। इससे छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। साइबर कानून मामलों के जानकार व सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक देश के कानून मंत्रालय का बजट 2,645 करोड़ रुपए है। इसमें 1,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 1,545 करोड़ का बजट बचता है, जबकि Amazon अपनी लीगल फीस पर 8,546 करोड़ रुपए खर्च बता रही है। यह डिजिटल उपनिवेशवाद है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्विनी दुबे ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी लीगल खर्च इतना नहीं है। Amazon पर कानूनी केस भी कम रहे हैं। सीधी बात यह है कि पैसा किसी और काम में खर्च हो रहा था। Amazon की 2 साल में 42,085 करोड़ रुपए खर्च रही है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार भी है कई सारी खबरें, बने रहिए। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर योगेश सिंह को दिल्ली का कुलपति नियुक्त कर दिया गया है और साथ ही नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह और गौर विश्वविद्यालय सागर का कुलपति नियुक्त किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पहले प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। योगेश सिंह RSS के समर्थन में शिक्षक संगठन भारतीय शिक्षण मंडल से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को अब नया वाइस चांसलर मिल गया है। प्रोफेसर योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर बनाया गया है। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के लिए कई नामों का चर्चा में रहा था। वहीं योगेश सिंह ने बड़ौदा में महाराजा
सयाजी राव विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। योगेश सिंह नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के 5वें नियुक्त रह चुके हैं। गुजरात सरकार ने उन्हें महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा के कुलपति का दूसरा कार्यकाल दिया था, जिससे उन्होंने 29 दिसंबर 2014 तक जारी रखा। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं सम्मेलनों में उनके 250 से अधिक प्रकाशन हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंग्लैंड 2011 द्वारा प्रकाशित सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर एक पुस्तक लिखी। यूएस 2011 में येल इंडिया लीडरशिप कार्यक्रम में भाग लिया। वह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं की जांच करने वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे। इससे पहले पूरन जोशी के कार्यवाहक कुलपति के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यभार करीब 11 महीने उन्होंने संभाला। ये वे कार्यवाहक VC के रूप में 29 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किए गए थे। राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों को पार करते वक्त होने वाली दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की बताएं तो इस साल 15 सितंबर तक 358 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिनमें अधिकांश पुरुष हैं। वहीं सबसे अधिक 78 मौत दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रेल पटरियों को पार करते हुई। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने असली चुनौती पटरी पार करते समय जान गंवाने लोगों की पहचान कर पाना है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के हालिया आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष गत 15 सितंबर तक रेलवे पटरियों को पार करते वक्त 358 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें 329 पुरुष थे और 29 महिलाएं शामिल हैं। रेलवे पटरियों को पार करते वक्त मौत के मुंह में सामने वालों को ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और रेलवे पटरियों के निकट बसी हुई झुग्गी बस्तियों के निवासी के रूप में पहचाना जा रहा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सब्जी मंडी के निकट पटरियों से सबसे अधिक 38 और सराय रोहिल्ली से 45 शव बरामद किए गए, जबकि दिल्ली कैंट में 65 और हजरत निजामुद्दीन से 51 और पुरानी दिल्ली से 50 शव मिले हैं। इसके अलावा आनंद विहार और नई दिल्ली के निकट स्थित पटरियों से क्रमशः 32 और 8 शव प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर बार पटरियों पर शव सुबह और शाम को ही मिलते हैं, क्योंकि इन पर पटरियों को पार करके और सुबह साथ कामगार फैक्ट्रियों को जा रहे होते हैं और शाम को घर लौटते होते हैं। और आंकड़ों के अनुसार बात करें तो इस वर्ष 265 शवों की पहचान की गई है, लेकिन 102 शवों की पहचान नहीं की जा सकी है। इनमें से एक की आत्महत्या का भी मामला सामने आया था। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज पर बड़ा सवाल और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों पंजाब, गोवा एवं उत्तराखंड में जाकर झूठे चुनावी वादे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। केजरीवाल को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 7 सालों में उन्होंने दिल्ली के 14 लाख बेरोजगार जो उनके सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता न देने के विरोध में प्रदेश भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन में गुप्ता ने कहा कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 28 और अपने पूरे 7 सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने दिल्ली में मात्र 404 लोगों को रोजगार दिया है, जो उनकी असलियत है। आदेश गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड में तो आपकी जमानत जब्त होना तय है। उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया है कि आज देश के लगभग सभी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया है, जिससे कई गरीब परिवारों के आवास के सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इसे अभी तक क्यों नहीं लागू किया। इतना ही नहीं, झूठे वादे कर सहानुभूति बटोरने का नाटक करने वाली केजरीवाल सरकार को दिल्ली के उन गरीब लोगों को जवाब देने की जरूरत है जिन्होंने अपने राशन कार्ड के लिए पंजीकरण तो कर लिया है, लेकिन पिछले 5 सालों से अपने राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल का राजनीतिक द्वेष का शिकार हो रही आशा कार्यकर्ताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि 2018 में मोदी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का इंसेंटिव 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया था, पर यह बहुत शर्मनाक है क्योंकि दिल्ली सरकार आशा कार्यकर्ताओं को उनके हक का पैसा नहीं दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर काफी संख्या में आसपास के गांवों से भीड़ जुटी है, लेकिन इन सभी लोगों के बीच एक छोटा बच्चा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दरअसल ये बच्चा खुद को जूनियर योगी बता रहा था। वह सीएम योगी की तरह ही भगवा कपड़ा पहन रखा था। उसके साथ अन्य 2 छोटे बच्चे काले कपड़े में अंगरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में लोगों की बड़बस निगाहें जूनियर योगी पर चल रही थी। खास बात यह है कि जूनियर योगी के साथ 2 गनर भी थे। ये दोनों गनर सीएम योगी के साथ साथ
जूनियर योगी के भी नारे लगा रहे थे। वहीं कई लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक जूनियर योगी का नाम अंकित है, जो दादरी का रहने वाला है। अंकित न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा में था, बल्कि साथ में अपने 2 दोस्तों को काले कपड़े में गनर बना के लेकर आया था। यही नहीं, साथ में भीड़ भी जय श्री राम के नारे लगा रही थी। वही अंकित को देख लोग जूनियर योगी बोल रहे थे। अंकित के प्रोग्राम में पहुंचते ही लोगों का ध्यान उनकी ओर भी चला गया। इतना ही नहीं, अंकित ने बकायदा हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। अंकित ने बताया कि वो सीएम योगी को पसंद करता है, इसलिए आज अपने पसंदीदा नेता के गेटअप में उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू रोधी अभियान में हिस्सा ले, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परिसर में डेंगू लार्वा नहीं पनपे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक डेंगू के जितने भी मामले सामने आए हैं वे नियंत्रण में हैं और दिल्ली सरकार भी सतर्क है और मच्छर जनित बीमारी से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस के मामलों की संख्या भी नियंत्रण में है और समाज तथा सरकार मिलकर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करके इन पर जीत हासिल कर सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 1 हफ्ते में डेंगू के 50 से अधिक मामले सामने आए, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या 210 से अधिक हो गई है। ये जानकारी सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में की गई थी। इस महीने 18 सितंबर को 86 मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों में 41% है। इसमें बताया गया है कि महानगर में डेंगू के कारण अब तक किसी की भी मौत की खबर नहीं आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष सितंबर में अभी तक 86 मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में 188 मामले और उसके पिछले वर्ष 190 मामले सामने आए थे। वहीं उससे पहले के वर्षों में 374 2018 में आए थे और 1103 2017 में आए थे, 1300 2016 और 6775 2015 में ऐसे मामले सामने आए थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सरकार डेंगू के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, कोई खास बदलाव नहीं आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गुरुवार को लगातार 18वें दिन कीमतें स्थिर रखी हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीते 5 सितंबर को तेल कंपनियों ने 15 पैसे की कटौती की थी। इसके बाद से ही कीमतों ने ना कोई वृद्धि हुई है और ना ही किसी तरह की कोई राहत मिली है। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 101.19 रुपए है। डीजल की बात करें तो 78.62 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि पिछले दिनों से उम्मीद की जा रही है कि कीमतों में कमी की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST काउंसिल की शुक्रवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने के अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को अभी GST के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है। रेवेन्यू से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए विचार करना होगा। बैठक के दौरान इन पर चर्चा नहीं। दिल्ली में जहां गीले और सूखे कूड़े से निपटने को लेकर कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, वहीं अब बड़ी मात्रा में दिल्ली में निकलने वाले ई-कचरा यानी ई-वेस्ट से निपटान के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में हर रोज करीब 2 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होता है, जो बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फोन से निकलता है। इसको ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में आयोजित रिव्यू मीटिंग फैसला किया गया है कि कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण, नवीनीकरण, पुनर्निर्वाचन और निपटान के लिए दिल्ली में ई-कचरा प्रबंधन इको पार्क की स्थापना की जाएगी।
तो मीटिंग में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार, डीटीए वीसी अनुराग जैन और एमसीडी कमिश्नर भी प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। बता दें कि एलजी बैजल ने कहा है कि अनुमान है कि दिल्ली में लगभग 2 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जो बिजली के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फोन से निकलता है। उन्होंने कहा कि कचरा न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि संभावित रूप से बहुत खतरनाक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। इसलिए इसके निपटान के लिए बहुत जल्द से जल्द बेहद आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर ई कचरा प्रबंधन पार्क की स्थापना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसी दिशा में बड़ा कदम होगा। यह पार्क देश में अपनी तरह का पहला पार्क होगा, जो कि दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण भी पेश करेगा। यूपी गेट पर करीब 10 माह से किसानों द्वारा जा रहे धरने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा कमजोर होता है। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चिंता जताते हुए संबंधित जिलों के डीएम को लेटर लिखा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर धरना स्थल के आसपास करीब 300 मीटर में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी एनएचएआई की नहीं होगी। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग ने बताया कि जहां पर किसानों का धरना चल रहा है उसके आसपास 10 महीने से सड़क और पुल का रखरखाव नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा कमजोर हो सकता है। इसके अलावा बरसात में जलभराव की वजह से वहां पेड़ उगाए हैं, जिनके जड़ें नीचे की ओर पिलर और एवं बेयरिंग में जा रही हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कील ठोककर तंबू और टेंट लगाए गए हैं और इन्हीं वजह से यह हिस्सा कमजोर हो सकता है। इस मामले में मेरठ कमिश्नर, गाजियाबाद और दिल्ली के शास्त्री नगर जिले के डीएम को पत्र लिखकर हालात की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि यदि उक्त स्थान पर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी एनएचएआई की नहीं होगी। उन्होंने किसान आंदोलन को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने की भी अपील की है। वहीं राजधानी में PM 2.5 के बढ़ने से सबसे बड़ी हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट की बताई जा रही है। PM 2.5 के बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी 41% है, जबकि राजधानी में PM 10 से 86% हिस्सेदारी हवा के साथ उड़ती धूल की भी है। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के विश्लेषण को इंटरनेशनल जर्नल एस्लेटिव में जगह मिली है। सफर के इस विश्लेषण में दावा किया गया है कि राजधानी में सभी तरह के प्रदूषण को मिला PM 2.5 की मात्रा 77 गीगाग्राम पर ईयर है और अहमदाबाद में 57 गीगाग्राम पर ईयर है। मुंबई में 45 गीगाग्राम पर ईयर है और पुणे में 30 गीगाग्राम पर ईयर है। सफर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर गुफरान बेग के अनुसार शहरों में आबादी घनत्व की ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से PM 2.5 की वजह से है। रिसर्च के अनुसार PM 2.5 की सबसे बड़ी वजह लगभग इन चारों शहरों में ट्रांसपोर्ट ही है। राजधानी में PM 2.5 में इसकी हिस्सेदारी 41% है, वहीं पुणे में 40%, अहमदाबाद में 35% और मुंबई में 31% है। रिसर्च के मुताबिक मुंबई में स्लम पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से यहाँ बायोमास से होने वाला प्रदूषण अधिक है। PM 2.5 यदि दिल्ली स्तर पर बायोमास की हिस्सेदारी की बात करें तो यह महज 3% है, जबकि मुंबई में यह सबसे अधिक 15%, पुणे में 11.4% और अहमदाबाद में 10.2% ही है। वहीं यदि PM 2.5 की इंडस्ट्री के प्रदूषण की बात करें तो मुंबई में 31.1%, पुणे में 21.6%, अहमदाबाद में 18.8% और राजधानी दिल्ली में सबसे कम 18.6% ही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एमसीडी की संपत्तियों को बेचे जाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और अब एमसीडी की सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग को भी बेचा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नगर निगमों को बदनाम करने के उत्साह में सौरभ भारद्वाज आरोप लगाने से पहले तथ्यों की ठीक तरीके से जांच भी नहीं करते हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता परवीन शंकर कपूर ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपना कोई भी चल रहा स्कूल कोचिंग सेंटरों को लीज पर देने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने 36 में से 14 स्कूलों को निजी कोचिंग सेंटरों को बेचने के लिए टेंडर निकाल दिया है। पहले चरण में नरेला, सिटी सदर, पहाड़गंज जोन, सिविल लाइन जोन और करोल बाग जोन के स्कूलों की बिल्डिंग को निजी कोचिंग सेंटरों को देने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि केजरीवाल सरकार जहां 25% बजट शिक्षा पर खर्च करती है, वहीं एमसीडी सिर्फ 1.5% बजट
शिक्षा पर खर्च करती है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन हर साल बढ़ रहा है। वहीं नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 3 लाख से घटकर 2.30 लाख हो गए हैं। कई स्कूलों में तो बहुत ही कम बच्चे रह गए हैं और उनके पास इतने छात्र भी नहीं हैं कि उन स्कूलों को चला सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए रूबरू होने के लिए आप देखते रहे के न्यूज़।